हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने पार्ट 1 के अंदर बेसिक सारी डिटेल पढ़ ली थी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के मिलने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, इंडिया में क्या क्या हालात चल रहे थे, अंग्रेजों ने किस तरीके से हमारे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया और सब कुछ लूटने के बाद उन्होंने हमें आज़ादी दे दी। तो अब बात करेंगे आज के टॉपिक में कि एग्रीकल्चर सेक्टर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा फॉरेन ट्रेड सेक्टर है, इन तीन सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, इंडिया को किस तरीके से बर्बाद किया गया, एग्रीकल्चर को क्यों हमारा बिल्कुल डैमेज कर दिया गया, फार्मर्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया, जमींदारी सिस्टम क्या था, बहुत कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, मेरे खुद के नोट्स, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021 2022 उस ग्रुप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, सारे नोट्स आपको वहां मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के अंदर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और आपका फॉरेन सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, आप सबको पता है कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर तो आज भी मेजर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, स्टिल इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल। देखो, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज को चाहिए रॉ मटेरियल, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमारे यहाँ पे वो रॉ मटेरियल अभी भी सफिशिएंट नहीं है। फूड ग्रेन भी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, जबकि इंडिया के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, कृषि प्रधान देश है हमारा, फिर भी हमें ये सारी चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ती हैं। इंडिया वॉज बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया क्लास जो है, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले इंडिया बहुत पिछड़ा था। आपको यकीन नहीं होगा क्लास जान के कि हम लोग खाने पीने की चीज़ें सब बाहर से मंगाते थे। इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी ही नहीं, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी उनको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। कैसे, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ध्यान समझना, यही क्वेश्चन में पूछा आता है, हियर आर द फॉलोइंग रीजन, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कैसे बर्बाद हुआ, उसके पीछे आपको रीजन देना है। यानी कि रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था ड्यूरिंग ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्यों बर्बाद हुआ। तो इसके बर्बादी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन रीजन जो था वो था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं क्लास? जमींदारी सिस्टम, ठीक है, या आप इसे कह सकते हो लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है, आप इसे कह सकते हो लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो, अब ये एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम के तहत इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा फार्मर जो सेक्टर है, यानी जो फार्मर्स हैं, उनको बर्बाद कर दिया अपने फायदे के लिए। क्या क्या इन्होंने, ध्यान से समझना, ठीक है। ये इन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया तीन लोगों के बीच। सबसे पहला था जमींदार। अच्छा, जमींदार कौन होते हैं क्लास? लैंड के ओनर, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, सिंपल जमींदार, ठीक है, जिनके पास अपनी जमीन है। फार्मर्स, फार्मर्स को टेनेंट्स, ठीक है, या पीजेंट्स कह सकते हो आप, कल्टीवेटर कह सकते हो, ये फार्मर्स। और तीसरा था गवर्नमेंट। और जब भी मैं बात करूंगा गवर्नमेंट की इस पूरे चैप्टर में, तो इंडियन गवर्नमेंट थी ही नहीं, ब्रिटिश की सरकार थी, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, ठीक है। तो अब इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो गया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। सरकार ने बोला जमींदार से कि आप हमें लगान दो, टैक्स, आप अनाज जो उगा रहे हो आप हमें टैक्स दो, आप हमें लगान दो। उस टाइम पे लगान बोला करते थे, आप हमें लगान दो। और ये बहुत ज्यादा टैक्स सरकार इनसे वसूलती थी। तो जमींदार ने बोला हम इतना कहां से दे पाएंगे आपको। तो गवर्नमेंट ने जमींदार से कहा कि आप जितना ज्यादा फार्मर से काम करा सकते हो कराओ, जितना कम पैसा उनको दे सकते हो दो, जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना एक्सट्रैक्ट करो, मारो पीटो, हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर फार्मर हमारे पास शिकायत करने आएगा तो हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बस आप हमें समय पे अपना लगान, अपना टैक्स जो है वो आप देते रहो, हम आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जमींदारों ने किसानों को लूटना चालू कर दिया। बहुत ज्यादा अनाज किसान उगा के देता था, लेकिन जमींदार उसका छोटा सा हिस्सा, पहले पैसे नहीं देते थे, उसका छोटा सा हिस्सा जो है वो उसको दे दिया जाता था। छोटा सा हिस्सा जो है वो आप रख लो।
आपने देखो जमींदार घर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, बस खेत है उसके पास, ठीक है। अब उस खेत पे काम कर रहा है फार्मर, फार्मर से मारपीट के काम कराया, दबादब सुबह दिन रात काम कराया, और अनाज जब उगा तो उस अनाज का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो फार्मर्स को दे दिया, और बाकी जो है वो सरकार को लगान के रूप में दे दिया। यानी कि सरकार ने बोला हमें टैक्स दो, समय पर टैक्स नहीं दोगे तो हम आपकी जमींदारी छीन लेंगे। सोचो कितनी धमकी दी, अगर आप समय पर टैक्स नहीं दोगे, हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्स नहीं दोगे तो हम जमींदारी छीन लेंगे, जो हमें टैक्स ज्यादा देगा, जो हमको लगान देगा अच्छे से टाइम पे देगा, हम उसकी जिम्मेदारी बरकरार रखेंगे, और किसानों के कहे पे हम इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर आज मैं एक किसान हूं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं कहां जाऊंगा? सरकार के पास, पुलिस स्टेशन जाऊंगा। लेकिन जब पुलिस स्टेशन ने ही मेरे साथ गलत करवाया है तो मैं कहां जाऊंगा? तो बेचारे किसान बर्बाद हो गए, फंस गए, जिसकी वजह से क्लास यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो बुरी तरीके से तबाह हो गया इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो था इसके अंदर वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे आप दो क्रॉप की बात करूंगा। पहला होता है फूड क्रॉप, ठीक है। फूड क्रॉप्स आप जानते हो, जो भी अनाज उगाया जाता है, चाहे राइस हो, व्हीट हो, मेज हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, ग्रेन, अलग अलग ग्रेन्स हो, पल्सेस हो, अलग अलग दाल हो, ठीक है, ये सारे हो गए फूड क्रॉप। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया। ध्यान समझना, अंग्रेजों को इंडिया से खाना नहीं चाहिए था, अंग्रेजों को इंडिया से रॉ मटेरियल चाहिए था, जो रॉ मटेरियल वो अपने देश में यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, वो उससे क्या करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे। सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला कि आप फूड क्रॉप मत उगाओ, आप कैश क्रॉप उगाओ। यानी कि कैश क्रॉप कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लो जूट हो गया, जूट समझते हो ना, रस्सी, जिससे रस्सी बनते, बोरा वाला बैग जो आता है, बस्ता, ठीक है, ठीक है, जूट बैग हो गया, ठीक है, इसकी जूट हो गया, सिल्क हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन, इंडिगो, आप ऐसी चीजों को उगाओ, ठीक है, एटसेट्रा, इंडिगो, आप ऐसी चीजों को उगाओ, इनको बोलते हैं कैश क्रॉप। अगर आप ये चीजें उगाओगे, जूट, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, आप इन चीजों को उगाओगे तो हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। तो जितने भी फार्मर्स थे उन सबको फोर्स करा गया कि आप कैश क्रॉप उगाओ, हम आपको पैसे देंगे और ज्यादा पैसे देंगे, लालच दिया गया। तो बेटा लोगों ने क्या किया भाई, देखो सीधी सी बात है, जब कोई धमकाएगा, आपके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो आपको बात माननी पड़ेगी। कैश क्रॉप उगाने के लिए फोर्स किया गया फार्मर्स को कि आप कैश क्रॉप उगाओ, और बेचारे फार्मर कितने मजबूर थे, वो कैश क्रॉप उगाते थे, इनको बेचते थे, थोड़ा बहुत जो इनको पैसा मिलता था, इस पैसे से ये शहर जाते थे अनाज खरीदने के लिए। यानी कि अनाज के भी लाले पड़ गए, पहले अनाज तो मिल जाता था इजीली, अब आजकल ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो, मिनटों में, घंटों में। बेटा पहले कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, तांगा हुआ करता था, बैल, बफेलो, इनसे बांध के तांगा हुआ करता था, बुलकॉट्स, ठीक है, वहां पे जाते थे, ये उसके साथ तांगे में जाते थे, पैदल जाते थे, ढो ढो के सामान लेके आते थे, ये सब सिटी में जाके सामान को लेके आते थे, उनकी रोजमर्रा की चीजें थी। तो इनको खाना पीना भी इनका हराम कर दिया। कैश क्रॉप, आप इनका नाम ध्यान रखना, इनको उगानो, इनको उगाओगे आपको ज्यादा पैसे देंगे। क्यों? ये सारी चीजें ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है ना, ब्रिटेन की जो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनीज, उनमें ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा। और ये इतना ही नहीं, इन सब से लोग जो कपड़ा बनाते थे और जो चीजें फिनिश गुड्स बनाते थे ना, उसे हमको ही बेच देते थे महंगे दामों में। मतलब हमसे ले लिया रॉ मटेरियल और उसको फिनिश गुड्स में अपने देश में बनाया। क्यों? क्योंकि वहां पे रोजगार मिल गया उनके लोगों को, ब्रिटेन के जो लोग थे वो कंपनी में आ रहे थे, काम कर रहे थे, उनको रोजगार मिल रहा था, और वो बेचने के लिए ग्राहक भी हम, रॉ मटेरियल भी हमारा और ग्राहक भी हम, हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है, इतनी ज्यादा तो नहीं थी लेकिन पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे हमको बेचा करते थे, वो फिनिश गुड्स यहाँ पे लिया करते थे। दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सोचो एग्रीकल्चर का कितना बुरी तरीके से नाश किया। सबसे पहले बात, जमींदारी सिस्टम लेके आए, मारा पीटा गया, हंटर से मारते थे किसानों को, ज्यादा काम कराते थे, अनाज कम, भूखमरी जैसी हालात हो गई थी, बंगाल में लाखों करोड़ों लोग मर गए थे। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद आया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब होता क्या है, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, मान लो ये लैंड है, पर हेक्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है या 1 स्क्वायर किलोमीटर मान लो, इस लैंड पे इंडिया जो अनाज उगाता है, मान लो वो सिर्फ 100 किलो अनाज उगाता है, और मान लो यही लैंड यूएस के पास है, सेम सेम पीस ऑफ लैंड यूएस के पास है, या उससे कम कह सकते हो, तो वो इसमें 2000 किलो अनाज उगाता है। मतलब हमारे पास जमीन है, लेकिन जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट है, उस जमीन पे जो फसल उगाई जा रही है, उसकी क्वांटिटी इतनी कम है, इतनी ज्यादा कम है कि क्लास किसान ज्यादा मेहनत करता है, जमीन ज्यादा ब्लॉक होता है, लेकिन जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो अनाज आपके पास निकल के आ रहा है, वो बहुत कम है। तो प्रोडक्टिविटी लो थी। सर क्यों प्रोडक्टिविटी लो थी? बेटा क्योंकि
इनके पास ना प्रॉपर रेनफॉल का सिस्टम था, प्रॉपर पानी का सिस्टम, सिंचाई के लिए, कल्टीवेशन के लिए पानी चाहिए होता है, और ये पानी के लिए किस पे डिपेंड थे? बारिश पे। बारिश हो गई, आपको पता है यज्ञ हवन करवाया जाता है बारिश के लिए। सोचो आप, मतलब आजकल के जमाने में भी लोग यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं कि यार बारिश हो, बारिश हो, और होती भी है, ये जो भी करिश्मा है होती है। तो ये क्लास बारिश की, इनको पानी का प्रॉब्लम था, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, जो जानवर कीड़े मकोड़े फसल खा जाते थे, खराब कर देते, प्रॉपर अच्छे बीज नहीं थे। तो ये सारी चीज़ों को ना होने की वजह से इनके पास ज़मीन ज़्यादा होने के बावजूद भी आउटपुट जो है वो बहुत कम निकल कर आ रहा है। मान लो इनके पास आम के पेड़ है तो हज़ारों आम उग रहे हैं एक पेड़ के अंदर, इनके पास आम के पेड़ है तो 10 पेड़ के अंदर भी 1000 आम नहीं उग रहे। यानी कि ज़्यादा आप ज़मीन ले रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा लोग इंगेज है, लेकिन आउटपुट कम, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा लो हो गया। जितना ज़्यादा आउटपुट होगा ना उतना किसानों की इनकम होगी, आउटपुट कम तो भैया सीधी सी बात है आपका इनकम कम, तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आप ध्यान रखना, सबसे पहला क्या था? जमींदारी सिस्टम। को वीडियो पॉज करो, कॉपी में 3 पॉइंट लिख के दिखाओ। आपको अगर साथ साथ मेरे याद करना है तो देखो, अगर इकट्ठा करते चले जाओगे सर इसको पढ़ लिया इसको पढ़ लिया, याद कुछ नहीं तो दिक्कत है। आप मेरे साथ साथ लर्न कर लो। सबसे पहला क्या पॉइंट था बताओ जरा? जमींदारी सिस्टम। हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों स्टैग्नेंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड पॉइंट क्या था बताओ? थर्ड पॉइंट क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये सारे रीजन है कि क्यों हमारा एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस खराब था, स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट समझते हो ना? नो ग्रोथ या स्लो ग्रोथ, बताया था आपको लास्ट क्लास में। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी मतलब कमी, इन्वेस्टमेंट तो आप जानते हो निवेश। देखो कोई भी सेक्टर ग्रो तभी करेगा जब उस सेक्टर में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, गेमिंग आप देखते हो बहुत सारे गेम्स जो है आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे गेमिंग चैनल्स हैं और बहुत सारे गेम्स नए नए आ रहे हैं, लोग गेम खेलते हैं, पैसा भी कमाते हैं गेम खेल के, और कई सारे बच्चे तो दिन रात यही करते रहते हैं और इनकम भी अर्न करते हैं कुछ लोग गेम खेल के। एंटरटेन एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो अब वो गेम सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि बड़े बड़े लोग जो ना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा गेमिंग कंपनी है, मैं पैसा लगा देता हूँ, 100 करोड़ लगा दिया, 20 करोड़ लगा दिया, गेम में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया, लोगों ने गेमिंग पे काम करना चालू किया, नए नए गेम बनने लगे, गेम पॉपुलर हो गया। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कैसे आएगा? ट्रैक्टर, पहले हल से खेती होती थी, ट्रैक्टर आने लगा। ट्रैक्टर क्यों आया? इन्वेस्टमेंट हुआ, कंपनीज आई, ट्रैक्टर बनाया, लोग जो है पैसा लगाने लगे, इन कंपनियों ने अपना विस्तार किया, लोगों को बेचने लगे। नई नई टेक्नोलॉजी तभी आती है जब वो टेक्नोलॉजी में पैसा लगा होता है और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंग्रेजों ने किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसको बिल्कुल भी इग्नोर किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पूरा इग्नोर किया। जब किसी ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो एग्रीकल्चर तरक्की कैसे करेगा? कोई भी सेक्टर तरक्की तब करता है जब उस पर इन्वेस्टमेंट आता है, चाहे देश के लोग करें, चाहे सरकार करे, चाहे बाहर के देश के लोग करें, चाहे बाहर की सरकार करे, कोई भी वो सेक्टर तभी तरक्की करेगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर क्यों तरक्की कर रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, हमारे यहाँ आईटी सेक्टर लगा रही हैं, पैसा दे रही हैं इस चीज में। काम इन्वेस्टमेंट समझ लो यार, भाई मेरा भी पैसा लगा दो इसमें, भाई मेरा पैसा लगा दो इसमें, भाई इसी काम अच्छा है मेरा पैसा लगा दो। ऐसा इन्होंने एग्रीकल्चर में किसी ने नहीं किया कि सर हमारा पैसा लगा दो एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम तकनीक लेके आते हैं, नए नए बीज लेके आते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आज यूट्यूब करके देखना, गूगल करके देखना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, कितनी सारी नई नई तकनीक है एग्रीकल्चर के अंदर। फसल खुद ही काटेगा मशीन, खुद ही सिंचाई करेगा, खुद ही इंसेक्टिसाइड छिड़केगा और खुद ही फसल में से सब्जियां अलग करके खुद ही पैक करके लोड करके खुद ही भेज देगा। सारा काम मशीन के थ्रू होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हो, मैकेनिक्स कह लो, रोबोटिक्स कह लो, जो भी आप कहना हो कह लो। तो ये सब एग्रीकल्चर में नहीं था, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। वीडियो पॉज करो, 4 के 4 पॉइंट कमेंट में लिख के दिखाओ फटाफट। मैं यहाँ पे हाइड कर दूँ सब कुछ, वीडियो पॉज करो, कमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों खराब हुआ उसके 4 पॉइंट कमेंट में लिख के दिखाओ। सबसे पहला क्या है बताओ जरा? जमींदारी सिस्टम। दूसरा क्या है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा क्या है बताओ क्लास? तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चौथा क्या है? स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। लो अभी पढ़ा, अभी याद हो गया, खत्म बात। और वीडियो को लाइक कर देना क्लास, अगर आपको समझ आ रहा है अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। मेहनत कितनी लग रही है वो आपको दिख ही रहा है क्लास, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते तो इसकी वजह से मुझे बहुत डिमोटिवेशन होना पड़ता है। तो प्लीज़ यार बनाए रखो क्लास, मेरे अंदर कभी आग बनाए रखो कि आपके लिए जी जान झोंक दूं। तो यार प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो। पॉइंट्स आपको याद हो गए ना? आगे भी पॉइंट्स याद कराऊंगा, ऐसे पूरा का पूरा इंडियन याद कराऊंगा, पूरा का पूरा मैक्रो याद कराऊंगा, आप परेशान ना हो बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सेकंड। अब ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। इसमें है क्लास इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो सर आपने कहा था हमारे यहाँ इंडस्ट्री थी नहीं, ना के बराबर थी इंडस्ट्री। आप टाटा बिरला जैसी इंडस्ट्री कह सकते हो, वो थी, क्योंकि देखो तभी टाटा बिरला का ही नाम है हर जगह, लोग बोलते टाटा बिरला टाटा बिरला। क्यों? इंडस्ट्री पहले थी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी क्लास 90s में इंडस्ट्री बनना चालू हो गई थी। तो अब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ी बहुत थी, लेकिन इन्होंने
उस इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया। तो हम बात करेंगे आज हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से बर्बाद किया अंग्रेजों ने, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या नुकसान किया, जैसे एग्रीकल्चर को तबाह किया अपनी डिस्क्रिमिनेट जो मतलब कि एक तरीके से लैंड सेटलमेंट सिस्टम लेकर, उस तरह से इन्होंने हमारे इंडस्ट्री को भी खराब कर दिया। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, आप सबको पता है कि ब्रिटिश रूल के आने से पहले, आपको 4 पॉइंट मैंने याद कराए थे ना पहले लेक्चर में, याद करो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के 4 पॉइंट प्लीज लिख दो कमेंट में या कॉपी में लिख दो। ऐसी ऐसी तो याद होगा, जब बार बार रिकॉल करोगे तो, रिकॉल नहीं करोगे 2 दिन बाद सब गायब हो जाएगा दिमाग से, है ना। तो आप एक बार रिवीजन कर लो। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इस हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट तो आपको पता है क्लास, हाथों से बनी हुई कढ़ाई बुनाई का काम, जो स्पीशियस स्टोन्स हैं, इन सब के काम हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चलता था। लोग इनको बाहर बेचते थे और इनसे इनकम कमाते थे, ठीक है, इंडस्ट्री। बट ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइट, बर्बाद कर दिया हमारे इंडस्ट्रीज को। अंग्रेजों के नियम कानून ने धज्जियां उड़ा दी। वो ये भी नहीं चाहते थे कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री बने। वो कहते थे कपड़े वपड़े ये सब चीज भी हम बेचेंगे, तभी तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं। जीन्स हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। क्यों? अंग्रेजों ने आदत डलवा दी तब से ही। कैसे किया मैं आप सब समझाऊंगा। these following point explain how Britishers exploit our world famous handicraft industries. They transform the country into a supplier of raw material. हमारे देश को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया। कि हमारे देश का काम क्या है? सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करना, तुम फिनिश गुड्स बनाओ और फिर वापस हमको ही बेच दो। काट दिया ढंग से हमारा। एंड कंज्यूमर ऑफ द फिनिश गुड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि हम क्या करेंगे, अपना अनाज आपको देंगे, आप उससे ब्रेड बना के हमको बेचोगे। ऐसा चल रहा था सिस्टम, ठीक है। तो ये हुआ क्यों? तो इसका सबसे पहला रीजन था, इन्होंने क्या किया, डिक्लाइन किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे तबाह किया, समझना बात को, ठीक है। होता क्या है, देखो बेटा हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जो हाथ से कढ़ाई बुनाई इन सब के काम, जैसे कई सारी साड़ी बनती है, सिल्क की साड़ियाँ, पेंटिंग्स बनती हैं, तो हाथों से जो काम होता है मैनुअली, ठीक है, जो काम होता है, उस सेक्टर को कैसे तबाह किया, ध्यान समझना, ठीक है। ये था ब्रिटेन, यानी कि आप कह लो ब्रिटिशर्स का देश इंग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे है इंडिया, ठीक है, इंडिया। इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल अगर ब्रिटेन में जाएगा, ठीक है, इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन को, तो सरकार ने इसे कर दिया टैक्स फ्री। क्या कर दिया? टैक्स फ्री। इंडिया से अगर कोई भी, मतलब हम इंडिया से कोई भी अनाज बाहर बेच रहे हैं, कोई भी सॉरी रॉ है, सिल्क रॉ है, या इंडिगो है, जूट है, कॉटन है, हम इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, सरकार ने बोला हम इस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। फायदा क्या हुआ इसका? 100 रुपए का अनाज, सरकार ने कोई टैक्स नहीं किया। 100 रुपए का जो रॉ मटेरियल है उस पर सरकार ने कोई टैक्स नहीं किया, तो ब्रिटेन वालों को भी ये 100 में पड़ेगा। ब्रिटेन वालों के लिए सस्ता हो जाएगा सामान। इन्होंने ब्रिटेन के सस्ता करने के चक्कर में इन्होंने टैक्स उससे नहीं वसूला, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन अगर ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाता है, जीन्स बनाता है, शर्ट बनाता है, अलग अलग कपड़े बनाता है, या और बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है, वो सब बनाकर जब ब्रिटेन इंडिया को बेचेगा, यानी कि सेल ऑफ फिनिश गुड्स टू इंडिया, तो सरकार ने बोला उस पे भी कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री, एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों? ध्यान समझना क्यों किया। ब्रिटेन ने मान लो कोई सामान बनाया 250 का, अगर इंडियन गवर्नमेंट उस पे टैक्स, सॉरी ब्रिटेन गवर्नमेंट जो कि हमारे इंडिया में ही है, ठीक है, तो उस पे, या इंडियन गवर्नमेंट कह लो, आप इंडिया की सरकार कह लो, लेकिन होंगे ब्रिटिशर्स से, तो जब ये 200 का सामान बनाया और वापस इसे इंडिया में बेचा, सरकार ने कोई टैक्स नहीं लिया, तो इंडियंस को ये सामान कितने का मिलेगा? 250 का बनाया तो इंडियंस को ये सामान 250 का ही मिलेगा। यानी कि इंडियंस को ब्रिटेन का सामान सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बीच में सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया। यहां तक तो सारी बात अच्छी लगी। यहां से रॉ मटेरियल उनको भेजते हैं ताकि इन लोगों को रॉ मटेरियल सस्ता पड़े और ये ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदें, और ब्रिटेन इंडिया को सामान बेच रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगाया, क्योंकि ब्रिटेन ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया को बेचे, इंडिया के लोगों को सस्ता पड़े। अगर सरकार बोलेगी नहीं, आज क्या है, आज अगर मैं यूएस से सामान मंगाता हूं 2 लाख का, तो मुझे 4 लाख का पड़ जाता है वो टैक्स की वजह से, तो मैं यूएस से सामान कम खरीदूंगा क्योंकि महंगा हो गया। लेकिन पहले इंडियन लोग मजबूर थे ब्रिटेन सामान खरीदने में। आप यकीन नहीं मानोगे, महात्मा गांधी ने अभियान भी चलाया था चरखा चलाकर। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि इन्होंने बाहर से कपड़े बना के इंडिया को बेचने लगे। इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट कंपनीज थी, उनसे जो सामान बन रहा था वो बहुत महंगा था। भाई हाथों से कढ़ाई बुनाई काम चलेगा तो यार चीजें महंगी बनेंगी। बाहर था मशीन मेड प्रोडक्ट्स, इनके पास ब्रिटेन में बड़ी बड़ी मशीन थी, तो मशीन मेड प्रोडक्ट ने
टफ कंपटीशन दिया इंडियन प्रोडक्ट को, हैंडमेड प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से जो हाथों से कढ़ाई बुनाई काम होती थी ना इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज को तगड़ा नुकसान होने लगा, वो घाटे में जाने लगी, उनकी कंपनी बंद होने लगी, उनके रोजगार छीनने लगे लोगों के पास जो लोग वहां पे काम करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से इंडिया में जो भी फिनिश गुड्स लेके आए उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर इंडिया की फैक्ट्री से कोई भी फिनिश गुड्स बाहर जाता है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से जाता है, सरकार ने लगा दिया हैवी टैक्स कि अगर तुम इंडिया से कुछ भी फिनिश गुड्स बाहर बेचोगे तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा, बाहर से फिनिश गुड्स इंडिया में आएगा तो कोई टैक्स नहीं। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सुनो, इंडिया वालों ने कोई सामान बनाया 150 का, तो इंडियन सोचा कि हम 150 का बना रहे हैं और हम इसे बाहर बेचेंगे तो बाहर के लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लोग खरीदेंगे। सरकार ने बोल दिया टैक्स लगेगा 150 रुपये। सामान कितने का हो गया, 300। अब मुझे बताओ 150 का सामान बेचारे इंडिया वालों ने बनाया, उसे सरकार ने 150 टैक्स लगा दिया कि हम भी 150 लेंगे, सामान हो गया 300 का। अब मुझे बताओ ब्रिटेन में भेजें या कहीं भी भेजें, क्या लोग इनका माल खरीदेंगे 300 में? 150 का माल 300 में खरीदेंगे टैक्स की वजह से? नहीं खरीदेंगे। जब वो इनका माल नहीं खरीदेंगे तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, बिल्कुल बंद, तबाह हो गई। तो मजबूरन लोग क्लास जो है वहां पे बर्बाद हो गया। हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया कि अगर बाहर से कोई फिनिश गुड्स लेके आते हो तो कोई टैक्स नहीं, ताकि इंडियंस को सस्ता लगे, इंडियन अपने देश का माल ना खरीद के बाहर से सामान खरीदें। समझ रहे हो बात को? और लेकिन अगर इंडिया से ही तुम कुछ बना के बाहर भेज रहे हो, एक्सपोर्ट, आज आपको पता है आज 2021 में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री है, मतलब इंडिया में जो भी सामान बन रहा है वो बाहर बिक रहा है, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लेती। इससे फायदा क्या होता है कि सामान सस्ता पड़ता है। मान लो मैंने 100 का बनाया, मैं बाहर बेच रहा हूँ, सरकार मुझसे कोई टैक्स नहीं ले रही, तो ये सामान बाहर वालों को 100 का ही पड़ेगा। सोचो, तो वो ज्यादा खरीदेंगे, सस्ता पड़ेगा। लेकिन सरकार बोलेगी नहीं, ये 100 का टैक्स हम और लगाएंगे, 200 का हो गया, बाहर वाले कम खरीदेंगे, हमारा बर्बाद, सरकार का बर्बाद, हम लोग तो बर्बाद हो ही गए। तो इस सिचुएशन में क्लास सरकार ने क्या किया, फिनिश गुड्स अगर इंडिया से बेचोगे तो हैवी टैक्स, रॉ मटेरियल बेचोगे तो नो टैक्स। मतलब इनको रॉ मटेरियल सस्ता मिलना चाहिए, फिनिश गुड्स इनको महंगा मिलेगा तो ये लोग कम खरीदेंगे, ये लोग कम खरीदेंगे तो इनकी दुकानें अपने आप ही बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी को क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी किसे कहते हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं क्लास, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। अब हुआ क्या, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से इन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उसका एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ा, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों का काम नहीं था, पैसा नहीं था, तो लोग बेरोजगार होने लगे। सीधी सी बात है, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो आप बेरोजगार हो जाओगे। इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और मजबूरी में हम क्या करने लगे, बाहर से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने लगे। क्यों? अब मैं अपने घर से निकल गया, मैं कपड़े खरीदने, मुझे शर्ट खरीदनी थी, शर्ट पड़ी कितने की, 500 रुपए की, और ये वाली शर्ट कितने की, 200 की, तो मैं 200 वाली खरीदूंगा ना, क्योंकि जो 500 वाली वो हाथ से बनाई हुई है, कढ़ाई बुनाई वाला है, तो महंगा पड़ेगा। 200 वाला मशीन मेड है, मशीन से सामान आपको पता जल्दी जल्दी बन जाता है, सस्ता बन जाता है, शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, और उनके पास वो था। तो मशीन मेड प्रोडक्ट ने बहुत कॉम्पिटिशन दिया क्लास हैंडमेड प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से हम लोग मजबूरन बाहर से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों की डिमांड थी कि बाहर से हम खरीदेंगे। तभी हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को जो है वो ज़्यादा फॉलो किया। ओके, और केरला साइड की तरफ आप देखोगे, ठीक है, इधर की तरफ देखोगे, त्रिवेंद्रपुरम केरला, मतलब कि ये जो लास्ट में जो कुछ स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तो इन सब जगह अगर देखोगे ना, तेलंगाना है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत सारे ना पोर्ट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले माल आता था, या मुंबई में पहले माल आता था, तो यहाँ के लोग ज़्यादा ही फॉलो करते हैं उस चीज़ को। थर्ड पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री बहुत कम था, हमारा हैंडीक्राफ्ट को डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, उसका एडवर्स इफेक्ट मैंने बता दिया, लोग बेरोजगार होने लगे, हम इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। और तीसरा क्या है, लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री। बेटा कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन, अब हमारे यहाँ मशीन की इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, हमारे यहाँ मशीन था ही नहीं, हम बनाएं कैसे, कारखाना खोलें कैसे, मशीन था नहीं, सरकार मशीन की इंडस्ट्री खुलने नहीं देती थी, सरकार कैपिटल गुड इंडस्ट्री को परमिट नहीं करती थी, जिसकी वजह से हम लोग क्लास बर्बाद हो गए। हम लोग यहाँ पे मजबूर हो गए कि हम खुद कुछ नहीं बना सकते भैया, हम उनसे ही खरीदेंगे। समझ रहे बात को? अगला क्या है, लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, क्योंकि वो बर्बाद हो गया, तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल लो हो गया, ना के बराबर। यानी होता ना कि जो देश में सामान बना है, उसमें एग्रीकल्चर का कितना सामान बना है, सर्विस सेक्टर का कितना सामान बना है, या फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उससे कितना सामान बना है। इंडस्ट्री बर्बाद हो गई तो इंडस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन जो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, वो बिल्कुल ना के बराबर आ गया। अगला क्या था क्लास, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपको पता है सरकार ने कहाँ फोकस किया, सरकार ने यहाँ फोकस किया, रेलवे पे, सरकार ने ट्रांसपोर्ट पे, रेलवे मतलब ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे, कि अपना मैसेज कैसे पहुंचाएं दूर दूर तक, गली गली गांव गांव में कैसे कंट्रोल करें, बिना मैसेज के तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, कोई सलाह देनी हो, कोई बात करनी हो, कुछ वो चीज़ करना, इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो इन्होंने रेलवे
और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इनमें इन्वेस्ट किया। सड़क बनाना, क्यों ट्रांसपोर्ट करेंगे तभी तो वहां से अनाज ला सकेंगे, यहाँ से अनाज दे सकेंगे। इंडिया से ढोना भी तो है सामान, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इन्होंने यहाँ फोकस किया, एग्रीकल्चर पे भी कोई फोकस नहीं किया और ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर पे कोई फोकस किया। इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बुरी तरीके से तबाह हुआ और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बुरी तरीके से तबाह हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, काफी नॉलेज मिल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो कि यार एक बार ट्राई करके देखो। ये चैनल आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इको हो, चाहे बीएसटी हो, और रेगुलर बेसिस पे। जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी क्लास, उसके बाद मैं कंटिन्यू क्लास देता हूं। जैसे आपको रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, रेगुलर आपको वीडियोस मिल रही हैं, और ये कभी स्किप नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के आखिरी डेट तक। कुछ भी अगर यमराज भी आ गया मुझे लेने के लिए, तभी मैं कह दूंगा नहीं, मुझे कोर्स पूरा कराना है आपका तब। ठीक है, तो यार आप सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है, आप अगर कॉपरेट करोगे मेरे साथ तो बहुत आगे हम चलेंगे। ठीक है, आपके साथ। थर्ड, फॉरेन सेक्टर। सर एग्रीकल्चर सेक्टर समझ आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर समझ आ गया कैसे बर्बाद हुआ। अच्छा, फॉरेन सेक्टर का मतलब क्या? तो बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हम कितना बाहर बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं बाहर से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखो एक चीज अच्छी थी उस टाइम पे जो आज नहीं है, क्या मैं समझाता हूँ आपको, पर उस अच्छे में भी कुछ खराब था, मैं बताता हूँ क्या। जो हम एक्सपोर्ट आज की डेट पे कर रहे हैं ना बेटा, वो बहुत कम है और हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है। यानी कि हम लोग बाहर देश से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं, हम डिपेंड हो गए हैं बाहर पे। हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, हम क्लास जापान से खरीद रहे हैं, हम चाइना से खरीद रहे हैं, हम अलग अलग कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा, है ना, हमारे पास कुछ नहीं। और हम एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, हमसे वो लोग बहुत कम खरीद रहे हैं, हम जो दे रहे हैं बेच रहे हैं वो बहुत कम है, हम खरीद रहे हैं बहुत ज़्यादा है वो। ठीक है, उस टाइम पे उल्टा था, उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा था, इंपोर्ट जो है वो कम था। समझ रहे हो बात को? उस टाइम पे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा था। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात थी कि हम ज़्यादा बेच रहे थे और हम खरीद कम रहे थे, लेकिन इसमें खराबी क्या थी? सिर्फ हम रॉ मटेरियल को बेच रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल, और इंपोर्ट क्या कर रहे थे हम लोग? तो हम लोग सप्लायर बन गए थे ना, हम लोग रॉ मटेरियल सप्लायर बन गए थे। पूरा रॉ जो है वो इंडिया से उठा उठाकर पूरे वर्ल्ड में बेचा रहा था, और सबसे ज्यादा ब्रिटेन में। ब्रिटेन मोनोपोली बना रहा था कि सब हम इनसे सब खरीदेंगे। समझ रहे हो बात को? तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था। तो सर ये तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ तो माल भी ज्यादा आया होगा। बिल्कुल आया, लेकिन उस माल को देश के लिए खर्च नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खर्च किया, ब्रिटेन के लिए खर्च किया। वर्ल्ड वॉर 2 में, जो वर्ल्ड वॉर 2 क्लास था, उसमें इन्होंने उस पैसे को खर्च किया, जिसकी वजह से क्लास उस पैसे का भी कोई फायदा नहीं। मतलब सामान बेच ज्यादा रहे हैं, पैसा आ रहा है, उसको भी अपने अपने फायदे में लगाया, इंडिया के फायदे के लिए लगाया ही नहीं। ना इंडिया के फायदे के लिए क्लास कुछ, ना स्कूल बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, ना एग्रीकल्चर डेवलप किया, ना इंडस्ट्री डेवलप किया, कुछ भी नहीं डेवलप किया इन्होंने, बर्बाद कर दिया इंडिया को। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। एट द टाइम इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया फिनिश गुड्स बेचता था, एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का, अंग्रेजों के आने से पहले। सच एज फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन के गुड्स हो गया, वुडन गुड्स हो गया, प्रीशियस स्टोन, मोती, ठीक है, नग मोती, इन सब के बहुत अच्छे एक्सपोर्टर थे। हम फिनिश गुड्स बना के बेचते थे और काफी पॉपुलर थे, और बाहर से अच्छा खासा पैसा भी आ रहा था। बट द ब्रिटिश रूल in India converted India into a net exporter of raw material। यानी कि हम लोगों को बना क्या दिया? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स की जगह हमें बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इनका काम क्या है? इनका काम सिर्फ रॉ मटेरियल को बेचना है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना है। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से हम लोग क्या बनेंगे? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो अभी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को खराब किया? इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम क्या बन गए थे क्लास? एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। बेटा नोट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, सुनील पांडा 2021-2022 एक ब्रैकेट में है, आप देख लेना उसको। और टेलीग्राम चैनल पे कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे उनको नोट्स फ्री में मिल जाते हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स ओइंग टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन। कॉलोनियल मैंने बता दिया था क्लास, जहां पे एक कंट्री पावरफुल है जो एक कमजोर कंट्री पे पूरा का पूरा कब्जा करती है और उसे लूटती है अपने फायदे के लिए। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर। हम किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे? रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ऊल हो गया, सुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और इन सबसे जो फिनिश गुड्स बनता था हम उसको इंपोर्ट करते थे। मतलब हम एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, और इंपोर्टर किसके बन गए थे? फिनिश गुड्स के। सेकेंड पॉइंट, इंडिया जो है, ब्रिटेन जो है वो मोनोपोली कंट्रोल कर रहा था। मोनोपोली, मोनो मतलब एक, पोली मतलब सेलर। मोनोपोली मतलब क्या होता है? एक सेलर। यानी कि इंडिया का सारा जो भी रॉ मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन अकेला कौन ले जा रहा था? ब्रिटेन ले जा रहा था। ब्रिटिशर्स हैव मोनोपोली कंट्रोल ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया। स्विस कनाल, ये नाम तो सुना होगा अभी हाल फिलहाल में, स्विस कनाल की वजह। स्विस कनाल एक जहाज था, ठीक है, एवरग्रीन कंपनी या एवरीवन कंपनी ऐसा कुछ जहाज था, उस कंपनी का जहाज का नाम जो भी है,
तो उसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था, मतलब कि जो स्विस कनाल है उसको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्लास उन पे करोड़ों की फाइन लगाई गई, और जिसकी वजह से और जो जो पूरा का पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा, और शेयर मार्केट में भी प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ। तो स्विस कनाल एक कनाल नाम से, कनाल मत समझना इसे, समंदर के बीचों बीच समंदर को काटता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा चलो अभी। बिल्ट इन 1859, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में जो 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, कॉपी में लिख लेना, और आप नीचे कमेंट में लिखो स्विस कनाल बिल्ट इन 1859 एंड इट्स वर्क इज कंप्लीट इन 1869। कितने साल लगे? 10 साल लगे। स्विस कनाल को 10 साल लगे, 1859 1869। जितना कमेंट में लिखोगे उतना याद होगा, समझ लो, ठीक है। अगर आपको नहीं, अगर भरोसा नहीं है तो आज कमेंट में लिख के देखो, अगर आपको कल तक, परसों तक या एक हफ्ते तक याद ना हो, फिर एक बार रिवीजन कर लेना, आपको और आगे तक याद हो जाएगा। which connects the Mediterranean Sea एंड रेड सी। देखो ये दो सी को जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है। इजिप्ट गवर्नमेंट ने बनाया था इसको, ठीक है, स्विस कनाल। और इट हेल्प्स ब्रिटिशर्स, देखो जैसे ही स्विस कनाल बना, ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया इंडिया से माल उठा उठाकर ब्रिटेन की तरफ ले जाना, क्योंकि एक शॉर्टकट रूट बन गया, जिसकी वजह से इंडिया से और ज्यादा सामान जो है वो उठाकर अपने देश में ले जाते थे। इट हेल्प ब्रिटिशर्स टू टेक मोर रॉ मेटेरियल फ्रॉम इंडिया एट लो कॉस्ट। देखो अगर रूट छोटा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम लगेगा तो ये इंडिया से और ज्यादा माल उठाकर ले जाएंगे, ठीक है। द कनाल प्रोवाइड अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स एंड ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया। तो देखो पहले ना जो ज्यादा माल जाया करता था ना, वो शिप्स के थ्रू जाया करता था, तो शिप्स का रूट जो है छोटा हो गया, कॉस्ट कम हो गया, तो इंडिया से ज्यादा माल उठाकर वो ले जाने लगे। ड्यू टू दिस नियरली 50% ऑफ इंडिया ट्रेड, ध्यान रखना आधा ट्रेड, यार इतने सारे देशों में 200 कंट्रीज में आधा ट्रेड जो है वो अकेला कौन ले जा रहा है क्लास? ब्रिटेन ले जा रहा है। मतलब आधा व्यापार अकेला ब्रिटेन अपनी कंट्री में ले जा रहा है, और रेस्ट टू ब्रिटेन एंड रेस्ट वाज अलाउड टू चाइना। बाकी जो है चाइना को जाता था, श्रीलंका और ईरान को जाता था। ईरान का पुराना नाम ध्यान रखना पर्सिया है, ठीक है, पर्सिया। और श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन है। तो ये पुराना नाम ध्यान रखना, क्या पता 1 मार्कर में कहीं कुछ क्वेश्चन दिख जाए। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन और ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्शिया, ठीक है, पर्शिया, ईरानी। तो ये था क्लास मोनोपोली ट्रेड, मोनोपोलीज इंडिया कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड। तो यानी कि इंडिया से ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल वो ले जाने लगे कहाँ पे? अपनी कंट्री पे। क्यों? स्विस कनाल की वजह से। मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलो स्विस कनाल ये रहा, आप देख रहे हो, ये मुंबई है इंडिया, ये इंडिया है अपना देश भारत, ये रहा, ठीक है। अब पहले क्या होता था, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, आपको पता है बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो ये ऐसे क्लास क्या करता था, मुंबई से जाता था जहाज से माल ऐसे ऐसे 12,300 माइल, 19,800 किलोमीटर, अब ये ब्रिटेन लंदन पहुंचता था ऐसे, सोचो इस तरीके से जाता था, कितना लंबा रास्ता है। फिर इजिप्ट की सरकार ने एक शॉर्टकट बना दिया ये सी को। देखो ये बीच में कनाल दिख रहा है, ये कनाल नहीं है, ये बहुत बड़ा है क्लास, यहाँ देखो ये रहा, ये स्विस कनाल यहाँ बना दिया। अब जिसकी वजह से, स्विस कनाल की वजह से अब मुंबई से सामान निकलता है सिर्फ 7,200 माइल यानी 11,600 किलोमीटर डिस्टेंस करके यूरोप लंदन पहुंच जाता है। और पहले क्लास डिस्टेंस होता है 19,800। तो बताओ यहाँ से अगर आप यहाँ जाओगे तो बहुत लंबा रूट पड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ जाते हो क्लास बहुत शॉर्ट रूट पड़ रहा है, तो आपका रूट छोटा हो गया। रूट छोटा हो गया तो इंडिया से दवादम माल उठा उठा के अपने देश में ले जाने लगे, वहां से फिनिश गुड्स चलाने लगे, और जिसकी वजह से इंडिया का जो मेजर ट्रेड था वो उनकी कंट्री को होने लगा, ब्रिटेन को। अच्छा फिर सर ठीक है, कंट्री में ज़्यादा ले आने लगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बचा लिया होगा, नहीं, क्या किया देखो जरा, ड्रेन, नाली में बहा दिया, पानी में बहा दिया सरप्लस के पैसे को, हमारे लिए काम नहीं आया तो पानी में बहा दिया, सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या किया क्लास, एज वी ऑल नो, तो ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वही, यहाँ से जाएगा रॉ मेटेरियल फ्री में, वहाँ से फिनिश गुड्स आएगा हेवी फ्री में, और यहाँ से फिनिश गुड्स जाएगा तो वो हेवी टैक्स में जाएगा। इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। दिस लेड्स टू जनरेट एक्सपोर्ट सरप्लस। अच्छा इससे पैसा तो आया, एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ, बट दीज फंड्स आर यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू सेट अप कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मीट अप एक्सपेंस ऑन वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर लड़ रही थी वर्ल्ड वॉर 2, उनमें वर्ल्ड वॉर में उस युद्ध में पैसा लगाया, वहां पे अनाज खरीद के दिया लोगों को, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम। और इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया इनविजिबल आइटम, सर्विस वगैरह जो है बाहर से ली, सर्विसेज ली ताकि कंट्रोल कर सके पूरा का पूरा इंडिया पे। Export surplus was not used as investment for future growth. This also leads to backward of Indian economy. जो ये पैसा आया उसे ग्रोथ करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के बेनिफिट में नहीं लगाया, जिसकी वजह से इंडिया है वो एक बैकवर्डनेस शो करने लगा, इंडियन इकोनॉमी जो है वो पिछड़ा, मतलब पीछे जाने लगी। तो आज बेटा हम लोगों ने क्लास से 3 पॉइंट्स पढ़े,
यानी हम लोगों ने पूरा का पूरा देखा किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर 4 पॉइंट खराब किए, 5 पॉइंट हमने पढ़ा आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, और देन क्लास 3 पॉइंट आपके फॉरेन सेक्टर के। तो आज का काम यही है कि आप इसे अच्छे से लर्न कर लो, एक एक पॉइंट अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि देखो एक एक चैप्टर जब होगा तभी तो सारे चैप्टर्स होंगे ना, एक चैप्टर नहीं हो पाएगा सारे चैप्टर्स कैसे होंगे। तो इस चैप्टर के ऊपर अच्छे से फोकस करो, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं इसका टेस्ट लूंगा, ऑनलाइन लाइव आके टेस्ट लूंगा, तो आप सब पार्टिसिपेट करोगे, आपके डाउट्स का मैं आंसर्स दूंगा। तो टेस्ट के लिए रेडी रहना, बहुत जल्दी इसका टेस्ट अनाउंस करूंगा, बट तब तक इस चैप्टर को पूरा फिनिश करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर क्लास 12th में हो अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके जरूर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।